हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग यूपी आरबी यू NLTG 2 के पेपर को सॉल्व करेंगे। ये पेपर 21 दिसंबर 2022 से सेकंड शिफ्ट का पेपर है। इस वीडियो में हम लोग पार्ट नंबर 5 को कवर करेंगे। पार्ट नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 101 के आगे से करेंगे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य सभी लोग इसे लाइक व शेयर करें। तो ये पहला क्वेश्चन आज का हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 101 के आगे से। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, अल्प उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर, यहाँ स्पेस दिया है, पर भार धारा लेती है। तो इसमें देखिए यह तुल्यकालिक मोटर या सिंक्रोनस मोटर है। सिंक्रोनस मोटर में अगर हम अंडर एक्साइटेड अगर हम वोल्टेज या करंट दे रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में यह लैगिंग पावर फैक्टर पे वर्क करती है। इसका जो सही ऑप्शन है यह पश्चगामी या पश्च शक्ति गुणक लैगिंग पावर फैक्टर पर यह वर्क करती है। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है ये डी वाला होगा। अब देखिए इसमें जो हम करंट देते हैं, इसमें करंट क्या है कि इसकी तीन कंडीशन होती है। तीन कंडीशन होती है। जैसे मान लीजिए ये सिंक्रोनस मोटर है, ये मोटर है, इसमें IF की वैल्यू है, ये IF है और ये IA है, यानी कि आर्मेचर करंट है ये, और ये फील्ड करंट है। अब जैसे क्या है कि हम अंडर एक्साइटेड अगर हम करंट रखते हैं, करंट की वैल्यू अगर हम कम रखते हैं, नॉर्मल से, तो वह लैगिंग में काम करता है, यह है लैगिंग कंडीशन है। अगर यह नॉर्मल रखते हैं यानी कि लगभग फुल या कह सकते हैं रेटेड कर देते हैं, तो ऐसे कंडीशन में यह यूनिटी पावर फैक्टर पे काम करेगा, यानी कि इसका पावर फैक्टर 1 हो जाएगा। और जब हम ओवर करते हैं यानी वोल्टेज लेवल से ऊपर जब ले जाते हैं तो यह ओवर एक्साइटेड या लीडिंग में वर्क करता है, ये लीडिंग पावर फैक्टर पे वर्क करेगा। तो इसमें देखिए अंडर एक्साइटेड है, यानी कि नॉर्मल वोल्टेज से हम या नॉर्मल करंट से हम लो करंट देते हैं, ऐसे कंडीशन में यह लैगिंग होगा। और नॉर्मल देते हैं तो यूनिटी पावर फैक्टर पे, और नॉर्मल से अगर हम ओवर करंट की वैल्यू रखते हैं यह लीडिंग हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 में क्या है, ऐसा कोई संधारित्र जिसे 10 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है 1 कूलाम आवेश संचित करता है, यानी कि 1 कूलाम का चार्ज स्टोर करता है, तो उसकी धारिता ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें एक फार्मूला होता है। अगर ये देखा जाए फार्मूला जो होता है Q इक्वल टू एक फार्मूला होता है CV या V इंटू CV। तो यहाँ चार्ज कितना है 1 कूलाम। अब इसमें पूछा जा रहा है कैपेसिटेंस, अगर हम C इक्वल टू निकालेंगे तो Q अपान V हो जाएगा। और Q की वैल्यू कितना है 1 कूलाम डिवाइड बाई वोल्टेज की वैल्यू कितना है 10 वोल्ट। अब इसको अगर हम करेंगे डिवाइड करेंगे तो 0.1 इसका वैल्यू आएगा, 1 फैरड आएगा, 1 फैरड। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है ये बी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 में क्या है, एक सीरीज RLC सर्किट R की वैल्यू 5 ओम और XL इक्वल टू 12 ओम है, तो इस परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए, इम्पीडेंस। अब देखिए कोई सर्किट है, अगर कोई सर्किट है, इसमें 3 सर्किट दिया गया है। 3 सर्किट में क्या क्या दिया है, 3 कंपोनेंट, 3 एलिमेंट कह सकते हैं। एक R है, दूसरा L है, तीसरा कैपेसिटर है। इस तरीके सीरीज में जोड़ा गया है। अब यहाँ पे R की वैल्यू 5 ओम दिया गया है और L की वैल्यू, XL की वैल्यू कितना दिया है 12 ओम दिया है। अब हमें क्या करना है, हमें इम्पीडेंस की वैल्यू, अब इसमें देखिए RLC नहीं है, ये नहीं है, इसको नहीं है, इसको सीधे करना है, इसमें हमें इम्पीडेंस निकालना है। ये 2 एलिमेंट लगाए गए हैं। अब इन दोनों एलिमेंट लगे हैं तो इसमें हमें Z की वैल्यू निकालना है। Z का फार्मूला होता है Z इक्वल टू √R² प्लस XL का स्क्वायर। इस तरीके रखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर
14 14 में 144, और अगर हम सॉल्व करेंगे, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 25 + 144। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 169 हो जाएगा। 169 किसका रूट, अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 13 हो जाएगी। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो 13, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 में क्या है, सीआरओ के एक्वा डॉग्स कोटिंग, यानी कि सीआरओ जो होता है उसके पिक्चर ट्यूब के में एक कोटिंग की जाती है, और के लिए कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो इसमें जो यूज किया जाता है ग्रेफाइट यूज करते हैं। एक्वा डॉग कोटिंग के रूप में हम जो यूज करते हैं ग्रेफाइट यूज करते हैं, तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है बी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 5 में अर्थ के सामान्य द्रव्यमान के साथ वैद्युतिक रूप से जुड़ी धातु की कोई प्लेट, पाइप या अन्य चालक को कहा जाता है। यानी कि ये कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, अगर उसके साथ में एक अर्थ वायर जोड़ा जा रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अर्थ वायर है, ये है। अब यहाँ पर इसमें हम अर्थ वायर जोड़ते हैं यहाँ से, तो इसमें एक अर्थ वायर जोड़ा जाता है कोई इंस्ट्रूमेंट के लिए, तो इस पूरे डिवाइस को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अर्थ इलेक्ट्रोड बोलते हैं, अर्थ इलेक्ट्रोड बोलेंगे। तो इसी से जोड़ा जाता है, जैसे ताकि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है और कोई ऑपरेटर को ताकि इलेक्ट्रिक शॉक न लगने पाए, ऐसे इस कंडीशन में इसमें अर्थ इलेक्ट्रोड से जोड़ करके प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है ये सी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डिजिटल ऊर्जा मीटर, डिजिटल एनर्जी मीटर का हिस्सा नहीं है। यहाँ देखिए निगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि कौन सा नहीं है। अब देखिए जो डिजिटल एनर्जी मीटर लगाया जाता है उसमें कुछ इस तरीके होता है, तो इसमें जो नंबर होता है वह डिजिटल फॉर्म में देता है, और इसकी जो सेंसिंग डिवाइस होती है वह अक्सरतः सारे सेमीकंडक्टर के बनाए जाते हैं, और यह स्टैटिक टाइप के होते हैं। तो इसमें स्पेंडल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ नेगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसमें जो है स्पेंडल नहीं लगा होता है। यह स्पेंडल सिर्फ इंडक्शन टाइप के एनर्जी मीटर में लगाया जाता है और इसमें नहीं यूज किया जाता है। तो इसलिए इसका जो गलत ऑप्शन है वो बी वाला सही होगा। ऑप्शन बी गलत पूछा जा रहा है, तो इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 में क्या है, हॉर्न गैप सर्ज आर्रेस्टर, हॉर्न गैप सर्ज आर्रेस्टर यहाँ स्पेस दिया है, से अधिक आर्क धारा को रप्चर नहीं कर सकता है, यानी कि इस करंट की वैल्यू से अधिक वैल्यू को नहीं रैप्चरिंग कर सकती है, या कर सकते हैं बुझा नहीं सकती है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है यहाँ 10 एम्पियर दिया है, 10 एम्पियर। लेकिन वोल्टेज का लेवल काफ़ी हाई रखा जाता है, वोल्टेज काफ़ी हाई होता है, तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है ये इसमें ए वाला सही होगा, 10 एम्पियर से अधिक नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 में क्या है, निम्नलिखित में कौन सा आईसी एक वोल्टेज रेगुलेटर है। तो इसमें देखिए आईसी का एक टाइप होता है, ये टाइप में देखेंगे, इसमें जो आईसी वोल्टेज रेगुलेटर की जो आईसी होती है आईसी 7805, ये 7805 के नाम से आती है, यह वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में यूज करते हैं। तो इसका काम क्या है कि जैसे क्या है कि अगर हम यहाँ पर वेरिएबल नेचर का वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इससे जो हमें वोल्टेज मिलता है वो फिक्स कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा, यानी कि ये कह सकते हैं 5 वोल्टेज फिक्स आउटपुट हमें मिलेगा। अब यहाँ पर मान लीजिए इसकी कुछ रेंज होती है, जैसे मान लीजिए 0, इसको जैसे मान लीजिए 3 वोल्ट से लेकर के मान लीजिए ये दिया गया है 25 वोल्ट के आसपास में, तो इस रेंज के बीच में अगर हम वेरिएबल वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो यह फिक्स कांस्टेंट हमेशा 5 वोल्ट ही देगा इसका आउटपुट। तो इसलिए इसका जो आईसी मॉडल होता है
डी IC 7805 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 में क्या है, नीचे दी गई कौन सी मोटर उच्चतम प्रवर्तन बला घूर्ण यानी कि स्टार्टिंग टार्क प्रदान करती है। अधिकतम टार्क प्रोवाइड करने के लिए इसमें सबसे ज़्यादा होती है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में सबसे हाईएस्ट टार्क प्रोवाइड करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यह देखिए जो कैपेसिटर लगाया जाता है उसमें जो लगने वाला वैल्यू का होगा काफ़ी हाई वैल्यू का लगाते हैं, और सिर्फ स्टार्टिंग के टाइम में इसको यूज करते हैं, और जैसे वह स्टार्ट हो जाता है वैसे वह इसको डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। अगर इस कैपेसिटर को कंटिन्यू अगर कनेक्ट रहेगा तो यह नुकसान करता है, यानी कि वाइंडिंग को, प्राइमरी वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग को यह डैमेज या जला सकता है। इसलिए इस कैपेसिटर को हमेशा जो है यह स्टार्टिंग के टाइम में स्टार्ट करके इसको डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन ये डी वाला है। इस टाइप के मोटर की स्टार्टिंग टार्क हाई होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। HWG पर चालक के आकार को शून्य संख्या में मापा जाता है, चालक का व्यास ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिए चालक की एक लिस्ट आती है, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग इसका अध्ययन पूरा कर लेंगे। अब जैसे जो कंडक्टर होता है देखिए 0 से लेकर के लगभग 36 HWG तक होता है। इस चार्ट को इंच और mm ये दोनों में रीड कर लेंगे तभी इसका सही सेटिस्फाई आंसर देंगे, अदरवाइज इसमें अनुमान लगा करके आंसर देने से ये रॉन्ग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए उस चार्ट के द्वारा अध्ययन करके इसका ऑप्शन में टिक लगाएं। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन प्रेजेंट टाइम में है ये ए वाला है, 0.324 इंच होगा। यह है किसका है, शून्य संख्या से मापा जाने वाला चालक का व्यास HWG में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 में क्या है, DOL स्टार्टर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। DOL स्टार्टर के लिए कौन सा ऑप्शन गलत है, यानी कि इसमें देखिए नेगेटिव आंसर पूछा जा रहा है। तो इसमें जो गलत ऑप्शन है, यह विधि सर्वाधिक महंगी है, ये गलत है। गलत क्यों है? यह विधि सबसे सस्ती विधि हम मान सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक कॉन्टैक्टर लगाते हैं। जैसे स्टार डेल्टा है उसमें 3 कॉन्टैक्टर लगाते हैं, लेकिन यह DOL है केवल एक कॉन्टैक्टर यूज करते हैं, और इसमें टाइमर वगैरह कोई ज़रूरत नहीं होती, सीधा प्रेस करते हैं तो यह सीधे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर को कनेक्ट कर देता है। तो अगर कॉन्टैक्टर है और एक हैंडल टाइप का आता है, डायरेक्ट मैनुअली आता है, तो उसको जैसे सीधे ऑन करेंगे तो वो सीधे कनेक्ट कर देगा। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है ये है बी वाला होगा। ये सबसे सस्ती, ये सर्वाधिक महंगी नहीं होगी, यहाँ अगर सस्ती होती तो सही होता, तो इसलिए हमें गलत पूछा जा रहा है, तो इसका सही ऑप्शन बी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 में क्या है, व्हिच रेफरेंस टू क्लोज वाइंडिंग स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें से कौन सा गलत है या कौन सा सही है उसी को हमें यहाँ सेलेक्ट करना है। अब देखिए इस स्टेटमेंट में दिया गया है, पहला स्टेटमेंट द फ्रंट पिच ऑलवेज इवन, तो ये गलत है। ऐसा गलत क्यों है? क्योंकि ये हमेशा ऑड में होती है, ये हमेशा ऑड में होती है। और द बैक पिच इज ऑलवेज ऑड, ये सही है। ये गलत है और ये सही है। तो यानी कि ये देखिए फ्रंट पिच और बैक पिच दोनों ऑड कंडीशन में रखे जाते हैं, ये ऑड होती है, इसलिए इसमें देखिए पहला जो है गलत है, पहला गलत है, दूसरा सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा डी वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉरवर्ड लियोनार्ड कंट्रोल ऑफ DC मोटर। इसमें से कौन सा रॉन्ग यानी कि गलत है वार्ड लियोनार्ड मेथड के लिए। तो इसमें देखिए दिया है पुअर स्पीड रेगुलेशन, ये गलत है। ऐसा क्यों? इसमें जो है देखिए इस मोटर को हम किसी भी रेगुलेशन पे हम चला सकते हैं, लो रेगुलेशन, हाई रेगुलेशन एंड नेगेटिव यानी कि जीरो रेगुलेशन, यानी कि हम ये कह सकते हैं इसको हम पॉजिटिव पे भी चला सकते हैं
और 0 पर भी चला सकते हैं और नेगेटिव रेगुलेशन पर। ये तीनों कंडीशन में हम इसको ऑपरेट करा सकते हैं। इसलिए इसमें जो सही ऑप्शन है ये बी वाला, यानी कि हमें रंग पता लगाना है तो ये बी वाला गलत है। तो और बाकी जो है ये देखिए लार्ज साइज, इसका साइज तो लार्ज होता है, ये सही माना जाएगा, ये सही है। और हायर कास्ट, इसमें देखिए मोटर की संख्या इसमें ज़्यादा यूज करनी पड़ती है मशीन की संख्या। और नॉइस ऑपरेशन, ये बड़े होने की वजह से इसमें नॉइस ऑपरेशन भी होता है। तीनों सही है, सिर्फ गलत बीच वाला है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, यूजेटी की एक विशिष्ट विशेषता होती है कि इसे ट्रिगर्ड करने पर उत्तेजक धारा पुनर्योजी रूप से तब तक बढ़ती है जब तक कि यह, यहाँ स्पेस दिया है, द्वारा सीमित न हो जाए। अब देखिए जब मान लीजिए कोई यूजेटी है, यूजेटी में देखेंगे 3 टर्मिनल होगा। एक तो ये एमिटर है और दूसरा ये बेस 1 बेस 2 और ये एमिटर है। अब इसमें जो बेस करंट है यह कह सकते हैं, हाँ यह जो बेस करंट है यानी कि इसमें जो फ्लो होने वाली करंट है, तो इसकी करंट को लिमिट करने के लिए इसमें हम एमिटर की करंट से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो एमिटर पॉइंट है इसी की हेल्प से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये B1 है, इसको हम B2 नाम दे सकते हैं। तो इसका जो करंट की लिमिटिंग करने का जो टर्मिनल है इसको हम बोलेंगे उत्सर्जक शक्ति या एमिटर पावर। तो इसका जो सही ऑप्शन है ये सी वाला होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 में क्या है, लेड एसिड बैटरियों में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ डैश दिया है, का विलयन होता है। अब देखिए इसमें जो लेड एसिड बैटरी होती है, जो उसमें यूज किया जाता है तो उसको यूज करते हैं H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज किया जाता है। तो इसमें हमें इलेक्ट्रोलाइट ही पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही ऑप्शन है ये सी वाला, सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए इसको गंधक का अम्ल भी बोलते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। 116 में क्या है, एक तरंग बाउंड डीसी मशीन में 8 पोल होते हैं, समांतर पथों की संख्या क्या होगी। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर लैप, इसमें बाइंडिंग 2 टाइप की बनाई जाती है, एक लैप बाइंडिंग। अगर लैप बाइंडिंग के लिए पूछा जाता है तो अगर पोल की संख्या P अगर 4 है, P अगर 4 है, कितना 8 है, P अगर 8 है तो इसमें A की वैल्यू भी 8 होगी। लेकिन यहाँ वेव के लिए पूछा जा रहा है। वेव के लिए अगर पोल की संख्या कुछ भी हो, P की संख्या सपोज कर लिए 8 हो या कुछ भी हो, तो इसमें A की वैल्यू हमेशा इसमें हम 2 रखते हैं। ये सिंप्लेक्स वाइंडिंग के लिए है, सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग के लिए इसमें 2 होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है ये डी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 में क्या है, छोटे उभय धारा मोटरों की दक्षता, उभय धारा क्या होती है, यूनिवर्सल मोटर के लिए बोला जा रहा है, यानी कि इसकी इंग्लिश होगी यूनिवर्सल मोटर। दक्षता इसकी होती है लगभग, इसकी दक्षता जो होती है 30% के आसपास में होती है। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है ये सी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 में यदि कलेक्टर एमिटर वोल्टेज 2 वोल्ट से बढ़ा करके 10 वोल्ट करने पर ट्रांजिस्टर में कलेक्टर धारा 2 एम्पियर से लेकर के 3 मिली एम्पियर 2 मिली एम्पियर से 3 मिली एम्पियर में परिवर्तित हो जाती है, आउटपुट प्रतिरोध कितना होगा। अब देखिए आउटपुट प्रतिरोध हमें पूछा जा रहा है, आर नॉट इक्वल टू हम बोल सकते हैं डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा आई को हम कह सकते हैं। डेल्टा वी की वैल्यू कितना है, 10 माइनस 20 डिवाइड बाई 2 माइनस 3 मिली एम्पियर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 डिवाइड बाई 10 पावर माइनस 3, तो इसकी वैल्यू जो होगी 8 किलो ओम होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ये सी वाला सही होगा, 8 किलो ओम। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 में क्या है, एक सुग्राही बेंच ड्रिलिंग मशीन
बेंच ड्रिलिंग मशीन यहाँ स्पेस दिया है व्यास तक छेद करने में सक्षम होता है। तो इसमें जो व्यास तक के छेद करने में सक्षम होता है, यहाँ देखेंगे ये सी वाला ऑप्शन सही है। 12.5 mm तक के व्यास डायमीटर तक के ये होल कर सकता है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है सी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 में क्या है, यदि सीरीज फील्ड टर्न को इस तरह समायोजित किया गया हो कि फुल लोड टर्मिनल वोल्टता नो लोड टर्मिनल वोल्टता के बराबर हो, तो इस जनरेटर को यहाँ स्पेस दिया है जनित्र या जनरेटर के रूप में जाना जाता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई फील्ड वाइंडिंग या सीरीज वाइंडिंग, उसको हम इस तरीके एक्साइट करते हैं कि उसका जो है नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज एक कांस्टेंट रहता है, यानी कि उसमें वोल्टेज कोई वेरिएशन नहीं होता है। तो इस तरीके के हम लेवल कंपाउंडेड जनरेटर बोलते हैं। अब इस तरीके के देखिए, अगर जनरेटर की बात करें, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक अंडर लेवल, दूसरा लेवल कंपाउंड जनरेटर और तीसरा ओवर कंपाउंड जनरेटर बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लेवल कंपाउंड जनरेटर बोलेंगे या कंपाउंडेड बोलेंगे। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा ये ए वाला होगा, तो इसका ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121 में क्या पूछ रहा है, यहाँ देखिए निम्नलिखित परिपथ के लिए कुछ प्रेरकत्व ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित परिपथ के लिए कुल प्रेरकत्व ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंडक्टर लगाए गए हैं, यहाँ पर 10 मिली हेनरी, 5 मिली हेनरी और 2 मिली हेनरी। अब इसका टोटल यहाँ पे ये कह सकते हैं इक्विवेलेंट एल की वैल्यू निकालना है। एल इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें क्या करना है, जैसे आर की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं उसी सेम मेथड से हम इसको जोड़ देंगे। अब इसमें L 1/L इक्वल टू, इसका फार्मूला होगा 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। तो यहाँ जो L की वैल्यू आएगी L इक्विवेलेंट, ये बराबर हो जाएगा, ये सभी को ऐड करेंगे तो इसमें जो वैल्यू आएगी निकल करके ये B वाला आएगा। अब देखिए इसको और सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके होगा, L इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/10 प्लस 1/5 प्लस 1/2। अब इसमें जो एलसीएम होगा, इसमें एलसीएम 10 लेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस 5, 5 2 7 1 8, यानी कि L इक्वल टू हम बोल सकते हैं 10 डिवाइड बाई 8 होगा, 10 डिवाइड बाई 8। अब इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू बी वाला ऑप्शन होगा। 10 डिवाइड बाई 8 करके चेक करेंगे तो 1.25 मिली हेनरी आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 में किसी तुल्यकाली मोटर के लिए विभिन्न स्थिर भारों के लिए स्टेटर करंट बनाम फील्ड करंट के प्लाट करते हैं। यहाँ डैश दिया है, प्लाट को कहलाते हैं, यानी इसको क्या कहा जाता है ये कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ स्टेटर करंट को हम बोलते हैं आर्मेचर करंट, इसको IA से डिनोट करते हैं, और फील्ड करंट को IF से डिनोट करते हैं। अब इसके बीच में जो ड्रा किया जाता है तो कुछ इस तरीके इसका कर्व होता है। यह अंडर एक्साइटेड के लिए है, इधर अंडर एक्साइटेड है, इधर ओवर के लिए है, इधर नॉर्मल के लिए है, इधर यहाँ ये जो सेंटर है ये नॉर्मल के लिए है। तो इस तरीके जो कर्व बनता है तो इसको हम वी कर्व के नाम से जानते हैं। ये ऑप्शन इसका सही होगा, ए वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 में क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। यह एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का, निम्नलिखित में से कौन सा एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है।
तो इसमें देखिए हमें नेगेटिव, इसमें जो ऑप्शन ढूंढना है नेगेटिव के लिए होगा, तो ये जो है जो सही ऑप्शन है हाईली रिलायबिलिटी, ये इसके लिए गलत ऑप्शन है। ये गलत ऑप्शन क्यों है? इसका गलत ऑप्शन इसलिए है क्योंकि यह हाई रिलायबिलिटी के अंतर्गत नहीं रखा गया है, तो इसका सही ऑप्शन ये है। अब ये हाई रिलायबिलिटी के लिए होता है ईडी करंट डैम्पिंग, ईडी करंट, ईडी करंट डैम्पिंग। तो ईडी करंट डैम्पिंग को यूज करते हैं जो हाई रिलायबिलिटी के अंतर्गत रखा गया है, और इसको हाई रिलायबिलिटी न होकर के यह पुअर रिलायबिलिटी होता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है ये सी वाला है, और बाकी इसके सभी इसके लिए हम सही मान सकते हैं। नो मैग्नेट रिक्वायर, इसमें मैग्नेट रिक्वायर नहीं में होता है, इसमें नो वेरी सिंपल होता है, इसका डिजाइन भी वेरी सिंपल होता है और इसका कास्ट भी वेरी लो होता है, और इसीलिए इसमें सी ऑप्शन है ये गलत के लिए सेलेक्ट करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 में क्या है, विद्युत रोधी पदार्थ की तरह की सतह पर प्रवाहित धारा के लिए प्रतिरोध को यहाँ स्पेस दिया है, कहा जाता है। यानी कि जो सतह पर प्रवाहित होने वाला प्रतिरोध धारा है, उसके लिए जो हम प्रतिरोध होता है उसको हम डिनोट करते हैं सरफेस रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। इसको सरफेस रेजिस्टेंस के नाम से जानेंगे, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है बी वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 में क्या है, टू वे स्विच फॉर डोमेस्टिक लाइटिंग इज सुटेबल फॉर, यहाँ इस अंडर स्पेस दिया है। तो टू वे किसके लिए यूज करते हैं? देखिए ड्राइंग रूम में तो हम सिंपल वन वे स्विच यूज कर सकते हैं, और बाथरूम में भी और किचन में भी ये इसमें सिंपल स्विच होती है। सिंपल स्विच किस तरीके, देखिए एक यहाँ पर ये लगा है, इधर से इनकमिंग है मान लीजिए, इधर से आउटगोइंग, कुछ इस तरीके इसका डिजाइन होगा। लेकिन यहाँ पर टू वे पूछा जा रहा है, टू वे मतलब यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरीके होता है। इसमें जाने के लिए दो रास्ते हो सकते हैं। अब यहाँ पर ये एक कंडीशन इधर कनेक्ट किया जा सकता है, दूसरा कंडीशन यहाँ एक टर्मिनल ये निकलेगा ये, यानी कि इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। इस स्विच में 3 टर्मिनल होंगे, टू वे स्विच में 3 टर्मिनल और वन वे स्विच में केवल 2 टर्मिनल होंगे। तो इसलिए इसमें इसका जो यूज किया जाता है ये स्टेयर केस वायरिंग में किया जाता है, स्टेयर केस वायरिंग। इसका जो सही ऑप्शन है ये 4 वाला, ओ ए वाला। और यह टू वे स्टेयर केस में क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए कि जैसे मान लीजिए कोई सीढ़ी है, सपोज कर लीजिए कुछ सीढ़ी इस तरीके ऊपर नीचे ये चढ़ने के लिए है। कोई पर्सन यहाँ से अगर मान लीजिए चढ़ना शुरू किया, ये ग्राउंड फ्लोर से अगर मान लीजिए यहाँ ग्राउंड फ्लोर से चढ़ना शुरू किया, तो एक बटन यहाँ पर लगा देंगे। इस बटन को जैसे ऑन करेगा तो लाइट जल जाएगी। फिर यहाँ चढ़ने के बाद मान लीजिए यहाँ पर लास्ट एंड पर ऊपर पहुँच गया, तो एक बटन यहाँ पर भी लगी होगी, तो यहाँ से प्रेस करेंगे तो यह बल्ब जैसे है, मान लीजिए कहीं बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब जो है यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, यानी कि यहाँ इस प्लेस से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, और ऊपर से भी, यानी कि बॉटम एंड टॉप दोनों प्लेस से हम जो है इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर टू वे स्विच लगा करके ही इसको कंट्रोलिंग की जा सकती है, और इसकी कंट्रोलिंग वन वे से नहीं कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और यदि वीडियो पसंद आता है इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।